या रब मेरे सीने को कुशादा कर दे। मेरे सीने की जो तंगी है उसको दूर फरमा दे। वयस्सिर अमरी। वयस रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम में मेरे लिए आसानी पैदा कर। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। फ़इन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का जो मेहनत है उसके साथ कामयाबी को जोड़ा हुआ है। और दो दफा फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा। कुरान पाक को समझे, उसको पढ़े। ये आपकी जिंदगी में आपके नजरिए को, आपकी सोच को बदलेगा। इसलिए हुक्मरानों ने इसके ऊपर एक काम ये किया कि उन्होंने एक तहरीक चला दी कि कुरान को खुद से पढ़ना जहालत है। उनको यही मसला था कि अगर लोग कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे तो इनकी सोच बदल जाएगी, इनका अंदाज बदलेगा, इनका ईमान अल्लाह के ऊपर बढ़ जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले जिसकी वजह से हमारी मलूकियत को मसला है उसको सबसे पहले करो। और कहा ये उलमा का काम है, और उलमा की लगामें अपने हाथ में पकड़ लो। बात खत्म। पहले इनको हटा के उधर लेके जाओ और वहां उन बंदों को अपने काबू में कर लो। उलमा जो हमारे आजकल कौन से कोई जंगजू हैं, पोपटी हैं, सारे ही कंफर्ट जोन में रहते हैं बस। मसाजिद का बेहतरीन जी, मसाजिद को अच्छा करें, मसाजिद के अंदर एयर कंडीशनर होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, और उसके अंदर तहारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, यही डिस्कशन होती है ना। इतनी नमाजें पढ़ लेंगे इतना सवाब, ये वो। और दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको, उनसे तो कोई खास शगफ नहीं है। तो इसलिए कुरान को खुद समझे कि कुरान हमें क्या कहता है। ये जी कल हमने एक बहुत जबरदस्त किस्म का काम किया कि हमने इलस्ट्रेशंस कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए तीन तरह की प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग हमने उनके साथ वो वाइस वर्सा की थी। उसमें कुछ सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी। ये जो आपने 1999 किया था, इसके अंदर एक्सरसाइज बुक शेड्यूल के अंदर आ रही है एग्जाम है। कौन सी? ये सिक्स शेड्यूल के अंदर जो आ रही है एक्सरसाइज बुक, इसके अंदर आ रही है 89। और यहाँ पे बुक के अंदर सर, यहाँ पे जीरो सप्लाई के अंदर लिखा हुआ है एक्सरसाइज। हाँ जी। तो वहाँ पे एग्जाम है, यहाँ पे जीरो के अंदर कहाँ लिखा है? बुक्स एग्जाम्प्ट है, एक्सरसाइज बुक्स जीरो रेटेड है। यहाँ पे शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है एक्सरसाइज बुक। और लेटेस्ट ऑडियंस देखा आपने? यस सर, आपने फिट किया था। मैंने तो वो इसने इकबाल ने ना किया हो। हाँ जी। एक्सरसाइज बुक्स मेरा ख्याल एग्जाम्प्ट में नहीं है। एक्सरसाइज जीरो रेटेड है। अंदर जो के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्ट है इसके अंदर सिक्स शेड्यूल में। अभी देख लेते हैं। इनका सवाल ये है कि जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर, इन्होंने उसको उसमें देख लेते हैं, हो सकता है गलती हो गई हो। बस इन बात पे अड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको चेक कर लेना चाहिए। स्पेलिंग ठीक है? एक्सरसाइज के स्पेलिंग ठीक है नहीं? एक्सर
स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। ई एक्स एक्सरसाइज बुक्स जो हैं, ये तो चल रहा है 6 शेड्यूल, इसमें भी लिखी हुई है। 89 है, और उससे पहले ये 5th शेड्यूल में भी लिखी हुई है। हाँ, दोनों में है ये। आप सही कह रहे हैं। एक्सरसाइज बुक्स जो है ये दोनों में मौजूद है। ठीक है। इसकी अगर पहले भी पेन पेंसिल शार्पनर वगैरह ये भी दोनों में थे, अब उन्होंने उसमें से एक में से निकाल के सिर्फ एक में रहने दिए हैं। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने एक्सरसाइज बुक्स बनाई हैं, मैंने मैन्युफैक्चर की हैं, तो मैं जीरो रेटेड में जाकर उसका रिफंड क्लेम कर लूँ। समझ आ रही है ना? यानी असूलन तो किसी एक में रहनी चाहिए, लेकिन अगर इसको कहते हैं लॉ के अंदर एक लैकुना मौजूद है। इसका मतलब है अगर दोनों जगहों पर एक चीज लिखी हुई है तो मेरे पास अब ऑप्शन आ गई, मैं चाहूं तो उसको एग्जाम्प्ट करवा लूं, चाहूं तो उसको मैं जीरो रेटेड करवा लूं। अब मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। जब आप इंपोर्ट करेंगे ना, तो आप उसको एग्जाम्प्ट बोलेंगे। आप डिपार्टमेंट को कहेंगे ये चीजें क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो आपसे टैक्स नहीं वो लेंगे। जीरो रेटेड भी कहेंगे तो वो नहीं लेंगे आपसे। इन दोनों सूरतों में वो है। लेकिन दूसरी ऑप्शन जो हमें इसके अंदर मिल गई कि अगर मैं एक्सरसाइज बुक्स बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो उसका मेरा टैक्स जाया नहीं होगा, क्योंकि 5th शेड्यूल में लिखी हुई है। समझ आ गई? किसी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे ख्याल में दोनों जगहों पर लिखने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा उससे। ठीक है। हम उसको फिलहाल इसमें ले रहे हैं, जीरो रेटेड में ले रहे हैं। कोई और सवाल हो आपका? अच्छा, कल जो चीज है आपने उसको जरा, मैं अगर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, आपने अब जो सोचना है वो ये सोचना है कि साहब मेरे पास जो टैक्स है, इनपुट टैक्स को फोकस करना है कि ये मेरा जो चीजें खरीदी हैं, इनके साथ मैंने क्या किया है। पहली बात है कि ये टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। आप कहते हैं ये एग्जाम्प्ट है, तो अब इसके ऊपर जो आपका इनपुट है वो अब आपको मिलने वाला। पहली चीज तो ये है, अगर ये टैक्सेबल है तो फिर आप सोचेंगे कि अब इसका मैंने क्या करना है। अगर ये टैक्सेबल है और मैंने बेच दी है, तो मैं लोगों से टैक्स लूंगा, और उसमें से मैं क्या करूंगा, अपना इनपुट टैक्स माइनस कर लूंगा और बाकी डिपार्टमेंट को पैसे दे आऊंगा जाके। ये मेरी दूसरी सिचुएशन उसमें आ जाएगी। और अगर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, या ईपीजी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मैंने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया, इन जगहों पर मैंने अगर इसको सप्लाई कर दिया, तो फिर भी मुझे रिफंड मिल जाएगा। किसी कन्वेंस में दे दिया जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो इन सूरतों में भी मुझे वापस मिलेगा। देखिए, एक चीज याद रखें, जब आप कोई नई चीज इल्म सीख रहे होते हैं ना, तो उसमें दिमाग जो है वो चेंज को हमेशा रिटेलिएट करता है। वो चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। समझ आए ना? कोई नई मेडिसिन स्टार्ट करें तो बाज लोगों को चक्कर आते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई ये इसको जारी रखें, जिस्म यूज टू हो जाएगा इसका। समझ आ रही है ना? तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों में क्या होती है, एडजस्टमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाती है। ठीक, जैसे मैं अभी आया हूं तो एयर कंडीशन चल रहे हैं, 3 एयर कंडीशनर चल रहे हैं। तो मैं बाहर से गर्मी से आया हूँ, तो मेरे जिस्म ने रिटेलिएट किया, मुझे छींकें फील हो रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इस जिस्म मेरा इसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो इसलिए अभी पैनिक नहीं होना कि एकदम से, क्योंकि देखिए मैं तो तकरीबन कोई 15 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा पढ़ा के चीज ज्यादा समझ अच्छी आती। तो अगर आप कहेंगे सर जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है वैसे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो आपको थोड़ी सी उसके ऊपर अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। जी जी जी, पूछे। हम्म। अफगानिस्तान का मैंने किया।
अच्छा, वो मैंने जो अफगानिस्तान का वहां पर किया है, अफगानिस्तान में तमाम की तमाम जो एक्सपोर्ट है, ये नहीं होता कि उस पर जीरो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके अंदर लैंड के थ्रू इन्होंने मना किया हुआ है कि जमीन के थ्रू भेजेंगे तो बाज कंडीशन के अंदर उन्होंने मना कर दिया हुआ है कि आपको फिर उसका रिफंड नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग जाली किस्म का काम करते हैं। शायद मैंने आपको वाकया सुनाया हो कि एक साहब ने, कस्टम वाले, उन्होंने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा जी मैं ऐसे पोर्ट पे बैठा हुआ था, सुनाया था आपको, वो जब ट्रक घूम के फिर वापस आ गए। तो ये वाकया इसलिए है कि लोग क्या करते हैं कि दो नंबरियां करते हैं। अगर आप अफगानिस्तान भेज दें बाय एयर तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा, वो आपकी टोटल एक्सपोर्ट गिनी जाएगी। यानी उन चैनल्स को आप यूज करें जो लॉ ने आपको कहे हैं। आपको एग्जाम में ये सवाल आ चुका हुआ है कि एक्सपोर्ट अगर आप किसी चीज को कर दें तो उसकी आपको इनपुट रिफंड मिल जाता है। मैं इनपुट का लफ्ज यूज कर रहा हूँ तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? इनपुट मीन वो टैक्स जो आपने चीजों को खरीदते हुए या बनाते हुए दिया होगा। और इसमें दो चीजें होती है। जो टैक्स आप एफबीआर का गुड्स पे देते हैं या सर्विसेज पे सूबों को देते हैं, दोनों को हम इनपुट बोलते हैं। आपका टैक्स जो है, सेल्स टैक्स, दो चीजों पे लगा है ना, गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी है? होटल की सर्विसेज, आप होटल बुक करवाते हैं, रूम बुक करवाते हैं, उसमें ठहरते हैं, आप खाना खाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, कोरियर चार्जेस हैं, टेलीफोन सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज कहलाती है। इनके ऊपर जो आप टैक्स देंगे वो प्रोविंसेस का होता है। आपके पास जो टैक्स है वो गुड्स का पड़ा हुआ है, जो किसकी अमानत है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। लॉ हमें इजाजत देता है कि आप सारे का सारा इनपुट टैक्स जो गुड्स के ऊपर है या सर्विसेज के ऊपर है, आप वो माइनस करके बाकी पैसे मुझे जमा करवा दें। ये असूल है, ये जहन में आपने, जब मैं इनपुट बोलूं तो फौरन आपने सोचना है वो जो टैक्स मैंने दिया हुआ। इसकी दो ही चीजें हैं, या तो आपको रिफंड मिल जाएगा, यानी, और या जो आई, देखें आपके पास पड़े हुए हैं टैक्स के पैसे, तो टैक्स वाले कहते हैं इसमें से माइनस करके बाकी मुझे दे दो। या वो क्या कहते हैं, यहां से माइनस ना करो, मेरे पैसे मुझे दे दो, ये जो रिफंड है वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। यानी यहां से ना, मैं देखे ना, मेरे किसी शख्स के पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, वो कहता है इमरान मैंने आपसे 1 लाख रुपया तुमने मुझे वापस करना है। मैं कहता हूँ हाँ। मैंने कहा हाँ यार, तुमसे 25,000 रुपये मैंने लेना भी तो है, तो क्या मैं तुम्हें 75 दे दूं? तो एक ऑप्शन तो ये हो सकती है, कहेगा हाँ कर लो, बाकी 75 मुझे भेज दो। दूसरी ऑप्शन वो क्या कहती है, तो क्या कहता है, तो कहता है कि नहीं, ये यार ये 1 लाख रुपया मुझे दो, वो 25,000 में तुम्हें दूंगा, अलग से दूंगा, क्योंकि उसका भी टाइम नहीं आया, तो मुझे वो पैसे मेरे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। ये चीज हो सकती है। तो जब भी मैं इनपुट, जिसको आप टैग लगा देंगे ना इनपुट, तो उसका मतलब आपके दो राइट्स स्टैब्लिश हो चुके हैं, एडजस्टमेंट का या रिफंड का। जैसे ही कोई आपका टैक्स, सेल्स टैक्स इनपुट की कैटेगरी में चला जाएगा, उस क्वालिटी को बन जाएगा, तो फिर आपका क्या बन जाएंगे? आपके दो राइट्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे, या तो आप माइनस करेंगे या आप उसका रिफंड ले लेंगे। लेकिन अगर आपने सेल्स टैक्स दिया हुआ है और वो इनपुट नहीं बना, तो फिर आप उसको, दोनों राइट्स खत्म हो जाएंगे, ना रिफंड का ना एडजस्टमेंट का, और कोई चीज। कौन सी? एक्सपोर्ट के जो है? अच्छा, इसमें सिर्फ एक सवाल पेपर में आया हुआ है, उसको पहले सोचें। देखिए हमारा जो मॉडल होगा, हम उसकी बहुत निटी ग्रिटी में इस तरह नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उन चीजों को फोकस करेंगे उसके अंदर जो हमारे एग्जाम तक रेलेवेंट है, ताकि हम अपनी एनर्जी को उतना यूटिलाइज करें, ताकि हम मैक्सिमम काम को कर सकें। मैंने शुरू में बताया था कि हार्ड वर्क इज नॉट नेसेसरी, रादर स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी। काम हमने स्मार्ट करना है, रादर हार्ड वर्क जो है वो कोई जरूरी नहीं। हार्ड वर्किंग तो होनी होनी है, लेकिन उसके अंदर अगर स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसमें सवाल पेपर में यही आया हुआ है कि जनाब आपकी जो एक्सपोर्ट होती है वो जीरो रेटेड होती है, लिस्ट डाउन इट्स एक्सेप्शंस। इसकी एक्सेप्शंस बयान करें, मींस कि वो जगह हमें बताएं जब आप एक्सपोर्ट तो करें लेकिन आपकी जीरो रेटेड नहीं मानी जाएगी, उस एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट माना ही नहीं जाएगा, ये बताएं। तो फिर आप देखेंगे एक्सपोर्ट टू दोज कंट्रीज
which are prohibited by the law. नंबर टू, एक्सपोर्ट इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्ट, आपने एक्सपोर्ट की, मकसद क्या था, दोबारा मैंने इसको इंपोर्ट करना है। तो इन दोनों हालात के अंदर आपकी एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट माना नहीं जाएगा, आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कोई सवाल? ये जी। एग्जांपल दे दें जिसमें सेल्स गुड इनपुट टैक्स नहीं करते, जो हमने सेल्स टैक्स दिया है वो इनपुट टैक्स नहीं होगा। आज हमने करना ही वही है, वो एक एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल्स आए। आज हमारा टॉपिक ही यही है। नहीं आज नहीं, वो कल आएगा। आज तो हम एक और काम करने लगे। कोई और सवाल? आपने 10 की 10 इलस्ट्रेशन कर ली है, आपको अपने अब्बू की कसम कर ली है। मैंने इसलिए माँ की नहीं कहा, माँ के कोई शक नहीं होता, समझ आई है ना, इसलिए मैंने आपको अब्बू की कसम डाली है। कर ली है ना, पक्की बात है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आज हम एक बड़ी डिफरेंट चीज करने जा रहे हैं, वो है रिटेल गुड्स। वो क्या है? तो सबसे पहले हम रिटेल गुड्स को देखते हैं कि ये है क्या, फिर इसके मॉडल को सीखेंगे। ये आ गया जी थर्ड शेड्यूल। इसकी अहमियत क्या है अभी वो नहीं मैं बता रहा, अभी सिर्फ आइटम्स का हमें पता होना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप रट लें। फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस, किताब में भी तकरीबन यही लिखे हुए हैं, राइट। आइसक्रीम। अच्छा ये वाली जरूरत नहीं है हमें इसका, ये क्या चीजें हैं, इसको छोड़ें। एरिएटेड वाटर और बेवरेजेस, मशरूबात। सिरप एंड स्क्वैशेस, ये सिरप वो नहीं है खांसी का सिरप, ये आजकल जो ताकत के होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, उनको सिरप भी कहा जाता है। हम चूंकि सिरप पीते ही खांसी का है नॉर्मली, तो हम उसे कहते हैं। सिगरेट्स, ये देखें पहले भी कहीं सिगरेट आया था अगर आपको याद हो, वो इम्पोर्टेड थी, यहाँ सारी सिगरेट, यहाँ हर किस्म की सिगरेट वो आ रही है। हम्म। आगे टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, राइट, ये शैम्पू पहले भी आया हुआ था, ठीक है। शेविंग क्रीम, परफ्यूम, परफ्यूमेरी एंड कॉस्मेटिक्स, चाय, पाउडर ड्रिंक्स, ये पाउडर वो नहीं है, पाउडरिया नहीं है, ये पाउडर पीता है ये, राइट, ये पाउडर ड्रिंक्स है। मिल्की ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर एंड टिश्यू पेपर। स्पाइसेस सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, वहां वर्ड स्पाइसेस का नहीं था, वहां था टर्मेरिक, जिंजर, चिली, वहां ये अल्फाज थे। स्पाइसेस में हर तरह के तमाम चीजें आ जाती हैं। सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, इसका मतलब अगर आप खुला बेच रहे हैं स्पाइसेस तो वो फिर रिटेल गुड्स नहीं कहलाएंगी। शू पॉलिश एंड शू क्रीम ओमिट कर दिए गए। सीमेंट, अब जरा ग्रोसरी से बाहर आ गए, सीमेंट आ गया इन रिटेल पैकिंग। मिनरल बॉटल्ड वाटर। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स कौन सी होती है? फ्रिज, एयर कंडीशनर, और फिर उन्होंने मजीद उसको डाल कहा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, टेलीविजन, रिकॉर्डर्स, प्लेयर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक आयरन वॉशिंग मशीन एंड टेलीफोन सेट्स। तमाम
जो घर में चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये लिखने की जरूरत इसलिए थी कि क्योंकि इसमें करंट नहीं होता नॉर्मली, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स नहीं कहलाता। राइट, ये नॉर्मली इलेक्ट्रिक नहीं कहलाता, इसलिए फिलहाल उन्होंने उसको भी इसमें डाल दिया हुआ है। गैस अप्लायंसेस, कुकिंग रेंज, गीजर, गैस हीटर, फोम एंड स्प्रिंग मैट्रेसेस, ये कहाँ पढ़ा था आपने? फोम प्रोडक्ट्स कहाँ पढ़ा था? 4% का जो था ना उसमें पढ़ा था कि अगर आप फोम प्रोडक्ट्स बेचेंगे अनरजिस्टर्ड को, तो उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा, वहां पढ़ा था। इन तमाम आइटम्स को याद रखें, आपका 4% नहीं लगेगा। बेग साहब, लगता है शायद जुमा छुट्टी है आज। जी, ये एक तो अहमियत ऑलरेडी हम इसकी पढ़ चुके हुए हैं कि ये चीजें अगर आप अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो नॉर्मल टैक्स देंगे, फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? एक चीज तो ऑलरेडी इसकी पढ़ चुके हैं कि रिटेल गुड, ये जितनी चीजें मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में कहा जाए कि इन चीजों पे बेचने पे कितना टैक्स होगा, तो वो नॉर्मल होगा। अगर वो लोकल शैम्पू है तो 18%, अगर इंपोर्टेड है तो 20, फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। पेंट, डिस्टेम्पर्स, एनामल्स, पिगमेंट्स, कलर, ये सारी घर में जो रंग रंग करने के लिए चीजें होती हैं, सेलुलोज, ब्लैक्स, थिनर, पेंट की आइटम जो है, ये सारी पेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ब्रेक फ्लूइड, ट्रांसमिशन फ्लूइड एंड अदर व्हीकुलर फ्लूइड्स सोल्ड इन द रिटेल पैकिंग, ये सारी चीजें भी रिटेल पैकिंग में होगी। स्टोरेज बैटरीज, आगे लिखा है एक्सक्लूडिंग दोज सोल्ड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर और असेंबलर, यानी अगर आप ये बैटरीज होंडा, टोयोटा, होंडाई वगैरह को बेचेंगे तो फिर हम उनको रिटेल गुड्स नहीं करेंगे। तो फिर ये कौन सी हुई जो इसके अलावा हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी है ना यूपीएस वगैरह में लगाते हैं, तो वो वाली है। टायर्स, उसी तरह टायर का भी कह दिया गया। टायर्स अगर आप बेचेंगे होंडा, टोयोटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो फिर वो जो है इसमें फॉल नहीं करेंगे। मोटरसाइकिल सारी, ऑटो रिक्शा, बिस्किट्स इन रिटेल पैकिंग, टाइल्स, कुकीज नहीं लिखा हुआ है यहाँ, ये याद रखें। राइट, ये बिस्किट्स है। टाइल्स घरों में इस्तेमाल होने वाली, ऑटो पार्ट्स इन रिटेल पैकिंग, वही ऑटोमोबाइल को अगर बेचेंगे तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। नहीं कोई अच्छा, तो हो गया ठीक। डीएपी ये खाद है एक जो उन्होंने इसमें ऐड की है। ठीक है जी, कुछ हुई है चीजें याद? चाय, परफ्यूम्स, ड्रिंक्स, शैम्पू, टॉयलेट सोप, फोम मैट्रिक्स, ड्रिंक्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेज, गैस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, गैस अप्लायंसेज, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्टोरेज बैटरीज, टायर्स, टाइल्स, है ना, सीमेंट, शू पॉलिश, शू क्रीम, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, पेंट्स, शेविंग क्रीम। राइट, सही हो गया ना? क्यों है, एक चीज तो आपको बता दी मैंने कि इन आइटम्स के ऊपर आपने क्या करना है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने मुझे कहा सर ये तो बड़ा ही आसान है, मैं क्लास में ही याद कर लेता हूँ। राइट, तो मैंने उसे कल भी शायद बताया था कि आपका हनीमून पीरियड ओवर होने वाला है, क्योंकि अब जो मटेरियल जब एप्लीकेशन आएगी ना, फिर पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी। हम्म। आहो सुना है, आहो। हाँ, ये बस यही इसने कहा आहो। मैं दोबारा जरा सुना देता हूँ, आप फ्रेश हो जाए। एक बंदा आया ना लाहौर में, थैंक यू। एक बंदा लाहौर में आया तो उसने किसी से पूछा कि यार ये, मैं जिससे भी बात करूँ ये आहो कहते हैं, आहो क्या होता है? उसने कहा अनपढ़ लोग हैं सारे के सारे, आहो का मतलब होता है जी, यस। तो चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए ये आहो बोलते हैं। तो उसने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो ना क्या, आहो? तो ये जो
अभी निकला ना तो उसका मतलब क्या है? आहो। पंजाबी बड़ी जबरदस्त जुबान है, हम वैसे ही झिझकते हैं। मैं एक वो स्टोर पे गया तो वो खातून अच्छी खासी अपने बच्चे से बात कर रही थी उर्दू में। तो मैं भी ग्रोसरी करते करते आगे आ गया। प्लीज बेबी कम, प्लीज कम, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग दीज थिंग्स, ओके प्लीज। मैंने कहा इसको क्या हो गया एकदम से, यानी हम एहसास से कमतरी में है। गोरे को गोरे की जुबान बोलना चाहते हैं, गोरे की तरह दिखना चाहते हैं, लेकिन बेटा ये आपकी अभी सोच है, ये आपकी अभी सोच है, ये जो आप हैं। कम टू द पॉइंट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्तगफिरुल्लाह min ज़न्ब। ले जी, अब चलते हैं। अब ये इसको पढ़ा क्यों है, एक चीज मैंने बता दी कि थर्ड शेड्यूल की अहमियत मैंने आपको बड़ी क्लियर कर दी। थर्ड शेड्यूल कि अगर आप गुड्स को सेल करेंगे तो इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। ये फर्दर टैक्स रिटेलर के ऊपर और गुड्स के ऊपर, दोनों के ऊपर नहीं है। अगर आप रिटेलर रजिस्टर्ड हो जाते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो उसकी रिटर्न के अंदर फर्दर टैक्स आता ही नहीं, वो जिसको मर्जी बेचते हैं। ठीक हो गया, पहली चीज ये हो गई। अब जरा बात से ध्यान से सुनिए। देखें, हमारी जो चीजें होती है ना, जो बिकती हैं, उसकी तीन तरह की प्राइसेस आपको एग्जाम में गिवन होती है, जरा गौर से सुनना। एक होती है उसकी परचेज प्राइस, या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहते हैं, जिससे मैंने बनाई है। अगर खुद बनाई है तो आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स, अगर खरीदी है तो परचेज प्राइस बोलेंगे। दूसरी होती है उसकी सेल प्राइस, और तीसरी होती है उसकी रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस डजेंट मीन कि सिर्फ रिटेल गुड्स की होती है, हर चीज की रिटेल प्राइस होती है। यानी जब मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर किसी चीज को इंपोर्ट करता है तो उसको पता होता है कि ये आखिरी कंज्यूमर को कितने की मिलनी है। मसलन एक प्लांट है जो कि शुगर केन को क्रश करता है, चीनी बनाता है, तो इंपोर्टर को पता होगा कि मैं ये इतने का बेचूंगा डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, तो एंड पे ये इतने का बिकेगा, उसको रिटेल प्राइस कहते हैं। लाजमी नहीं कि हर शख्स इस चीज को रिटेल प्राइस में ही बेचे। नॉर्मली जो सप्लाई चेन होती है वो सारी कुछ डिस्काउंट देती है उन चीज के ऊपर। क्या देती है? डिस्काउंट देती है। मिसाल के तौर के ऊपर, मैंने एक चीज इंपोर्ट की या परचेज की, तो मेरी कॉस्ट आ गई उसकी 100 की। मुझे पता है कि ये मार्केट में 150 की बिक रही है। मेरे के साहब आते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे कितने की दोगे? मैं कहता हूँ तुम्हें 20 रुपए डिस्काउंट दे देता हूँ मैं। क्या करता हूँ? तो मैं कितने की बेचूंगा? वन 30 रुपए डिस्काउंट दे देता हूँ, चले। आपने कहा तो मैं मजीद 10 रुपए और कर देता हूँ। 30 रुपए कितने की बिकी? इस डिस्काउंट के लिए लॉ ने दो शर्तें लगा दी कि अगर आप ये चीज है 150 की, तुम कहते हो मैंने बेची है इतने की। ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरा आपसे सवाल है। ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये तो आउटपुट के लिए है। ये वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वैल्यू के ऊपर टैक्स वालों के पैसे डिसाइड हो रहे हैं। अगर ये वैल्यू आप गलत लिखेंगे तो टैक्स वालों के वैल्यू भी, उनके प्राइस भी गलत कैलकुलेट होगी। इसलिए डिपार्टमेंट इस प्राइस के ऊपर बड़ा कॉन्शियस होता है कि कहीं मेरा जो टैक्स पेयर है वो गलत प्राइस तो नहीं कोड कर रहा। इसलिए वो बड़ा कॉन्शियस होता है प्राइस के ऊपर। ये बात समझ आ गई? अगर आप 150 कहेंगे तो टैक्स वालों के पैसे ज्यादा बनेंगे, अगर आप उसको कम करेंगे तो पैसे कम बनेंगे, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। ऐसे ही है।
इसलिए उसने दो शर्तें लगा दी। उसने कहा दो कंडीशन का पूरा होना यहां पर लाजमी है। पहली शर्त यह है कि ये डिस्काउंट नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल से क्या मुराद है कि इसका टेम्परेचर 37 डिग्री ग्रेड होना चाहिए, बुखार नहीं चढ़ा होना चाहिए, इसे ये मुराद है। नॉर्मल भी मार्केट में ऐसे होता है, लोग इतना नॉर्मली चीज नहीं बेच देते हैं। नंबर टू, ये जो आपने इसको इनवॉइस दी है, रसीद जो दी है, उस पे लिखा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कहेगा ओके ठीक है, तुम इसके ऊपर अपना आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लो। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, या तो ये नॉर्मल नहीं है, लोग चीज बेचते हैं 130 की 140 की, ये मैंने बेच दी 120 की, तो डिपार्टमेंट कहेगा मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मैंने तुमसे पैसे जो लेने ना 140 पे ही लेने हैं, क्योंकि ये तुम एबनॉर्मल काम कर रहे हो। कुछ समझ आई है? ये पेपर में बहुत दफा पॉइंट टेस्ट हुआ हुआ। दूसरा कि आपने जब इनवॉइस दी उस वक्त तो दी 140 की, 2 महीने का क्रेडिट था। वो बंदा आ गया 1 महीने बाद, उसने कहा यार मैं अभी अगर आपको 140 मिलियन देने हैं, 130 मिलियन दूं तो अभी ले लोगे मेरे से? उन्होंने कहा लाओ। राइट। अर्ली पेमेंट जिसको कहते हैं, कैश डिस्काउंट उर्फे आम में अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा। लॉ कहता है इसको भी नहीं मैं मानता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डीलिंग दिस अमाउंट वाज नॉट डिसाइडेड। उस वक्त ये डिसाइड, यानी कैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, कैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ है कि आप उसी वक्त माइनस कर लेंगे तो हम इसको मान लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो भाई समझ आ गई है? अब अगर मैं आपको ये तीनों चीजें पेपर में दूं कि मिस्टर ए परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 100,000, sold it at 120, whereas its market value या retail price was 150, right? The invoice shows this discount and the discount is normal as per the business practices. तो इसका मुझे सेल्स टैक्स कैलकुलेट करो, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, आप लिखेंगे आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। आप यहां लिखेंगे 120 इंटू 18%, और यहां लिखेंगे 100 इंटू, यहां कितना आएगा 21.60, तो 3 पॉइंट ये आपका सेल्स टैक्स आ जाएगा। एग्री? तो ये वैल्यू फिर आपके लिए क्या हो गई थी, इररेलेवेंट हो गई थी। ये वैल्यू क्या हो गई थी, इररेलेवेंट हो गई थी। अच्छा, अब अगर डिपार्टमेंट ये कहे, आपको एग्जामिनर ये कहे, ये यहां तक नोट कर लें फिर मुझे बताएं। आज एक नई चीज बताई है मैंने, मैं बार बार कह रहा हूं, अब थोड़ा सा जहाज ने उड़ना शुरू करना है, तो जितनी चीजें मैंने सेल्स टैक्स में करवा दी उसको ग्रिप करें, क्योंकि अब चीजें कंक्लूड होना शुरू हो रही है। अब मैंने चीजें आगे जो जा रही हैं वो कंक्लूड होंगी। अगर हम अज्यूम करें, अगर अज्यूम करें कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, यानी या ये डिस्काउंट नॉर्मल नहीं था, या इनवॉइस पे लिखा हुआ नहीं था, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, फिर आप यहां
150 इंटू 18% लेंगे, और यहां पर 100 इंटू 18% ये लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 27। 9। फिर आपकी ये टैक्स लायबिलिटी बनेगी। आपका सवाल जरूर होगा, सर उसने लिए तो 120 है, उसने एक्चुअली वो कसम खा रहा है, कुरान पे हाथ रख के कहता है कि भाई मैंने लिए ही 120 है, ये मेरा बैंक में चेक कर लें। डिपार्टमेंट कहता नहीं, वो डिस्काउंट की जो कंडीशन थी तुमने पूरी नहीं की। टैक्स मुझे तुमने लिए नहीं लिए, बाढ़ में जाओ, मुझे तुमने इतने पैसे ही देने हैं। अब समझ आइए, दोनों सिचुएशन में क्लियर हुआ ये कि क्या चीज है ये। हम चल किस तरफ रहे थे? रिटेल गुड्स के ऊपर। हम किस तरफ चल रहे थे? रिटेल गुड्स के ऊपर। उसके ऊपर में आने लगा हूं। नोटेड। डिस्काउंट की कितनी चीजें पूरी होनी चाहिए? दो। द डिस्काउंट शुड बी नॉर्मल एज पर द मार्केट नॉर्म्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड शेड्यूल के ऊपर, जिसके लिए हमने बात की। इफ गुड्स आर रिटेल गुड्स, इफ गुड्स आर रिटेल गुड्स, देन सेल्स टैक्स shall be computed on the basis of retail price, means discount is not allowed, means discount is not allowed, even that both conditions are met. रिटेल गुड्स की पहली क्वालिटी, 4% इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरी क्वालिटी क्या है? कि आपने चीजें जिस मर्जी प्राइस पे खरीदी हैं या बेची हैं, आपको जो टैक्स होगा वो किस पे कैलकुलेट करना है? रिटेल प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है। रिटेल प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है। समझ आएगी? अभी कैसे आएगी? अभी तो मैं इलस्ट्रेट करूंगा तो समझ आएगी सही। या समझ आएगी या लग समझ आएगी। कल का टेक अवे क्या था? टाइप्स ऑफ गुड्स, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था। ये समझ आ गई? अब अगर एग्जाम के अंदर रिटेल गुड्स मिल गई हैं तो दो चीजों के ऊपर आपका फोकस आना है। नंबर वन, कि कहीं मैंने अनरजिस्टर्ड को बेची है या रजिस्टर्ड को बेची है, मुझे फर्दर टैक्स नहीं लेना। नंबर टू, रिटेल गुड्स जो खरीदी है या बेची है, इसकी रिटेल प्राइस ढूंढो किधर है। इसकी रिटेल प्राइस ढूंढो, वो किधर है, वो मुझे चाहिए। ठीक है, चलें जी। हम कहते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम कहते हैं कि मिस्टर जुल्फी, इसने परचेज्ड टी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 and sold it at
170 where as its retail price is ₹200। ये सवाल है जी कि मिस्टर जुल्फी ने एक चीज खरीदी है 100 की और बेची है 170 की। कितना डिस्काउंट दिया उसने? ₹30 का। इसको कितना डिस्काउंट मिला? 100 का। इसको कितना डिस्काउंट मिला? यानी उसको ₹200 की चीज कितने की मिली है? 100 की। उसने बेची कितने की? 170 की। टी क्या है? रिटेल गुड्स। क्या है? रिटेल गुड्स है। सही है। चले, इसके हमने टैक्स कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। ठीक है जी। आउटपुट टैक्स में मैं लिखूंगा 200 इंटू 18%, 36। और इनपुट में लिखूंगा 200 इंटू। आप उतनी देर तक खामोश थे जब तक मैं पढ़ा रहा था। हालांकि ये लफ्ज मैंने कम से कम 3 दफा रिपीट किया है कि अगर रिटेल गुड्स होंगी तो टैक्स किस पे लगेगा? खरीदना और बेचना दोनों उस पे लगे। तो जैसे ही मैंने सवाल सॉल्व किया है एकदम आप जो है ना वो चौंके हैं। समझ? हालांकि ये लफ्ज मैं 3 दफा बोल चुका हूं तो मैंने यहां पर इसको भी इग्नोर कर दिया, इसको भी इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रिटेल गुड्स है, क्योंकि ये रिटेल गुड्स है, इसलिए मैंने यहां पर ये लिया। अब जरा सुनिएगा। जब मिस्टर जुल्फी चीज खरीदेंगे ना 100 रुपए की, तो वो बंदा उनसे टैक्स जो है वो 18 नहीं लेगा। वो टैक्स मांगेगा इससे ₹36। ये इसको ₹136 एक्चुअली पे करेगा। जब ये बेचेगा ना चीज तो ये उससे पैसे लेगा 170, लेकिन उससे टैक्स कितना लेगा? 36। कितने बनते हैं ये? 20। ये एक्चुअल पेमेंट करेगा वो। जब ये खरीदेगा तो ये कहेगा भाई 100 रुपए की चीज है तो इसका टैक्स बनता है ₹18। तुम ₹36 क्यों चार्ज कर रहे हो यहाँ पे? तो वो कहेगा क्योंकि ये रिटेल गुड्स है। तो लॉ ने ये कहा हुआ है कि मैं जब, यानी जिसने इसको चीज बेची होगी, वो क्या कहेगा कि भाई साहब चूंकि ये रिटेल गुड्स है तो मुझे इसकी प्राइस पे टैक्स नहीं लेना जो मैं तुम्हें की बेच रहा हूं, बल्कि क्या लेना है? जो इसकी रिटेल प्राइस है जो मैंने डिब्बे के ऊपर प्रिंट की हुई है वो मैंने टैक्स तुमसे लेना है। इसी तरह जब मिस्टर जुल्फी बेचेगा तो ये क्या करेगा? 170, ये भी 36 चार्ज करेगा। वो भी इससे पूछेगा भाई ये तो इसका 18% नहीं बन रहा। तो ये क्या कहेगा? क्योंकि भाई ये रिटेल गुड्स है लिहाजा मुझे तुमसे टैक्स कौन सा लेना है? जो डिब्बे पे लिखा हुआ है, जो इसके पैकेट पे लिखा हुआ है, मुझे वो तुमसे चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि रिटेल गुड्स है। अब समझ आई कि जब भी रिटेल गुड्स आएंगी तो हमें एग्जाम में रिटेल प्राइस ढूंढनी है। रिटेल गुड्स आएंगी तो क्या चीज ढूंढनी है? उसकी परचेज प्राइस और उसकी सेल प्राइस इररेलेवेंट हो जाएगी। उसकी परचेज प्राइस और उसकी सेल प्राइस इररेलेवेंट हो जाए। हाँ, मैन्युफैक्चरर है, उसके पास तारे हैं, उसके पास जंगला है, उसने अभी पंखा बनाना है, तो अभी पंखा बना तो नहीं ना। तो वो तो जब तारे खरीदेगा, उसका जो था वो कैपेसिटर खरीदेगा, उसकी चीजें खरीदेगा, वो तो टैक्स रिटेल प्राइस पे नहीं देगा ना। समझ आ रही है? भाई मैं पंखे बनाता हूं, मैं उसकी केबल खरीदता हूं, मैं कैपेसिटर खरीदता हूं, मैंने उसकी असेंबली करनी है, मैं उसकी बॉडी परचेज करता हूं, मैं कॉइल खरीदता हूं, मैं मोटर खरीदता हूं बाजार से। मैंने अभी पंखा तो नहीं बना ना, इसलिए मैं इसको रिटेल गुड्स नहीं कहूंगा। मैं तो उसकी एक्चुअल प्राइस पे टैक्स दे रहा हूंगा। लेकिन जैसे ही पंखा बन जाएगा मैं फौरन फैसला करूंगा कि ये पंखा कितने का बिकना है। ये पंखा
वो जो टैक्स उसका होगा, जैसे ही मैं पंखा बेचूंगा मैं टैक्स वो वाला लूंगा। तो पूरी सप्लाई चेन क्या करेगी, टैक्स वो वाला लेगी। अब आप पूछेंगे सर इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है मेरा बेटा कि ये टैक्स पहली ही स्टेज पे सारा पे हो जाता है। ये सारे का सारा टैक्स या इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर वही सारा पे कर देते हैं पूरी सप्लाई चेन का। यानी आसान तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का। इसलिए ये आइटम्स इधर डाल दी गई हैं ताकि टैक्स चोरी, देखें, आपने पैसा कलेक्ट करना था मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब तमाम लोगों से, उनके पीछे पीछे दौड़ना था आपने। तो आपने क्या किया, सारे का सारा टैक्स इसी से ले लिया। अब हर एक की टैक्स लायबिलिटी क्या बनती जाएगी, सिफर। जबकि वो गुड्स जो रिटेल गुड्स में नहीं होती, उनके ऊपर हर जगह पर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा होता है, जो मैंने आपको पहले चीज करवाई थी। थोड़े थोड़े पैसे चलते हैं और फिर 36 रुपए डिपार्टमेंट को मिलेंगे। तो थर्ड शेड्यूल के अंदर आइटम्स को डालने से डिपार्टमेंट की जिंदगी सुकून में आ जाती है। क्योंकि इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर को मार्केट के अंदर ट्रेस करना बहुत आसान होता है, जबकि ये बाकी जो लोग होते हैं इनको ट्रेस करने में बड़े मसाइल पैदा होते हैं और उसके ऊपर पैसा भी ज्यादा लगता है। यही है इकोनॉमी ऑफ स्केल या कैनन ऑफ इकोनॉमी, कि पैसा कलेक्ट करते हुए कम से कम खर्चा करो। ये है वो उसका एक इम्पैक्ट आता है कि आपका पैसा पहली ही स्टेज पे क्लियर हो जाता है। समझ आइए। रिटेल गुड्स दोबारा बताइएगा कौन कौन सी है। टी, शैम्पू, ये वाला, ठीक है। तो अपने उस्ताद को मुतमिन करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे हम भी करते थे बचपन में। जब उस्ताद ने सुनना तो कुछ ने बोलना, वो ऐसे लगना सारों सबको आता है, लगना यस, समझ आ रही है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं उसको, ओ करके उसको थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं। ये भी चीज इसमें आहो, ये भी हो, ठीक होगी बात मेरा बेटा। नहीं, अभी हम देखते हैं कि आपको क्या समझ आई है। हम इसकी कुछ एक्टिविटीज करेंगे फिर मुझे समझ आएगा कि आपको क्या समझ आएगी। कल मैंने एक क्वेश्चन खोले हुए थे आपके सामने, ये ये कुछ सवाल है नहीं ऑनलाइन उस वक्त की। यार ये स्क्रीन ही शेयर नहीं हुई। बेटा आप लोग जो हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे ना कॉल कर लिया करें, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं। कभी ऐसा मेरे से हो जाता है कि मैं समझ रहा होता हूँ स्क्रीन मेरी शेयर्ड है और मैं भूल गया हूँ, तो मेरे नंबर पे कॉल कर लिया करें। आपकी मेहरबानी कॉल कर लिया करें और मुझे बता दिया करें कि सर आपकी स्क्रीन शेयर्ड नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि स्क्रीन शेयर्ड है। और आप भी एक एहतियात किया करें, ये विंडो ना ना हो तो आप समझ जाएंगे मेरी स्क्रीन शेयर्ड नहीं है। बाज बात जोश जज्बात में पढ़ाते हुए मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ये विंडो देखा करें, यू आर स्क्रीन यू आर स्क्रीन शेयरिंग, राइट, देखो ना, यू आर स्क्रीन शेयरिंग योर स्क्रीन, यू आर स्क्रीन शेयरिंग। ये प्लीज जरा इसको देख लिया करें। इसका मैं ऑल्टरनेट करते हैं, कुछ इतनी देर से आप बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, आप मुझे कॉल कर देते हैं। ये मैसेज भी आ रहे थे, मैसेज भी इसलिए नहीं पढ़े जा रहे थे। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, कैमरा तो चल रहा है। इसका हल जो है वो ढूंढ लेते हैं, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं आपने लेनी। अभी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखते हैं, हम बनाते हैं इसी, ये रजिस्ट्रेशन तो मैंने करवा दिया आपको रिटेल गुड्स की। हम कहते हैं कि मिस्टर जुल्फी
परचेज्ड टी एट ₹100 and sold at ₹170, whereas its retail price is ₹200। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी हम बनाते हैं कि मिस्टर कुल्फी इंपोर्टेड। अब शैम्पू पे आ जाते हैं। अब क्या है, मिस्टर कुल्फी परचेज्ड इंपोर्टेड शैम्पू एट इंपोर्टेड शैम्पू, इंपोर्ट नहीं की, इंपोर्टेड शैम्पू है एट ₹100, 1000 कर लेते हैं, बहुत कम, कौन सी घटिया शैम्पू है जो 1। ठीक है। एंड सोल्ड इट एट ₹1700, वेयर एज इट्स रिटेल प्राइस वाज ₹2000। इसमें और पहली में क्या फर्क है? वाला 25%। हाँ, लेना यहां पर भी 2000 के ऊपर ही है, लेना यहां भी, क्योंकि शैम्पू जो है वो रिटेल गुड्स है। लोकल शैम्पू का रेट है 18% और इंपोर्टेड पे कितना है? 25%। वेरी गुड, शाबाश। चले अब आते हैं मिस लड़ाको मासी, राइट। परचेज चेयर, चेयर तो थर्ड शेड्यूल में नहीं है ना। एट ₹5000 and sold it at ₹10,000 to unregistered persons. Its retail price was ₹11,000। नहीं, इसको जरा करते हैं कि उन्होंने, मिस्टर लड़ाकू मासी ने 5000 रुपए की चेयर खरीदी और 10,000 रुपए की बेच दी, जबकि उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी? यहां बताएं, देखिए पहले दोनों सवालों में हमारे लिए जो रेलेवेंट वैल्यू थी वो ये वाली थी, ये दोनों क्या थी? इररेलेवेंट वैल्यू थी। यहां भी ये इररेलेवेंट थी, ये रेलेवेंट थी। क्यों? क्योंकि रिटेल गुड्स है। अब यहां पर इररेलेवेंट वैल्यू कौन सी है? क्यों? क्योंकि चेयर जो है, फर्नीचर तो रिटेल गुड्स नहीं है ना, इसलिए यहां पर ये इररेलेवेंट हो गई। यहां क्या हो गई? और रेलेवेंट क्या हुई? इस पे हमारा इनपुट आएगा और इस पे हमारा आउटपुट आएगा, प्लस चूंकि ये रिटेल गुड्स नहीं है, फर्दर टैक्स भी एक्सीडेंट। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इसका इनपुट आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। ये देखिएगा, आउटपुट टैक्स कितना आएगा? कितने की बेची है ये? 10,000 की इंटू 18%, ये हमारा आ गया जी आउटपुट टैक्स, इंटू 0.18। और इनपुट इनपुट कितना आएगा? लेस इनपुट टैक्स 5,000 इंटू 18%, 9,900। तो हमारा, अब इसमें क्या करेंगे? एड फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4% ऑफ 110,000। सेल पे लेना है ना 4%, ये आ जाएगा जी प्लस इंटू 10,000। तो आप ये वाला वही रूल, एड आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स, एड फर्दर टैक्स। ये देखिएगा, इसमें फिक्स एसेट नहीं है,
तो लेकिन इनपुट है, राइट। ये चीज समझ आ गई कि नहीं? क्लियर होगी बात? अगर मैं इसी सवाल के अंदर यहां लिख देता द शैम्पू इज सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर भी कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि वेरी, क्योंकि ये क्या है, रिटेल गुड्स। कुछ समझ आई आप कि आपने रिटेल गुड्स के लिए रिटेल प्राइस क्वेश्चन में से ढूंढनी होती है। तीन शेड्यूल आपको बड़े क्लियर कट पता होने चाहिए। नंबर वन, कि आपकी जो टैक्स जो एग्जेम्प्ट गुड्स होती हैं उनके अगेंस्ट आपको इनपुट नहीं मिलता। अगर एग्जेम्प्ट गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं कहते, वो क्या बन जाती हैं, जीरो रेटेड बन जाती हैं। ये बात भी जहन में रखें। ईपीजी में आप सप्लाई कर दें कहीं भी, जीरो रेटेड गुड्स के अगेंस्ट आपको रिफंड मिलता है, एडजस्टमेंट नहीं मिलती। और तीसरी चीज क्या है, जो नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स होती हैं उसका नॉर्मल मॉडल होता है, आउटपुट लेस इनपुट एड फर्दर टैक्स कैरी फॉरवर्ड के सारे रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। रिटेल गुड जो आज हमने डिस्कस किया कि उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये है कि जो रिटेल गुड्स होंगी उसकी परचेज उसकी सेल दोनों किस पे होगी, रिटेल प्राइस पे होगी। और जो अगली चीज मैंने पढ़ाई, डिस्काउंट के लिए दो कंडीशन का होना लाजमी है, एक नॉर्मल हो, दूसरा इनवॉइस पे कैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, कैश डिस्काउंट हमें अलाउड नहीं होता। ठीक है जी। क्वेश्चन को ये वाला कर ले। मैं ये कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इसको गूगल ड्राइव में ही ओपन करूं, जैसे मैं लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेट होता रहेगा। गूगल ड्राइव में अगर मैं ओपन करूंगा ना यहाँ पे, तो जो कुछ भी मैं लिखूंगा ऑटोमेटिकली सबके पास वो अपडेट हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट जो है नहीं। गूगल ड्राइव मैंने लिंक शेयर किया हुआ है आपके साथ। अनाउंसमेंट में अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप अपने व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां गूगल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में चले जाएंगे, वहां सेल्स टैक्स का फोल्डर है, उसके अंदर समरी क्वेश्चन। आइंदा से मैं वही करके इसको कर दिया करूंगा, जो भी अमेंडमेंट्स करनी है, ताकि आपके पास ये पहुंच जाए। अच्छा जी, एक था इसमें चेंज ऑफ टैक्स रेट्स, ये जो चीज हमारी रह गई थी। 2.6, ये एक कॉन्सेप्ट है, पेपर में एक दो दफा टेस्ट हुआ हुआ है कि अगर रेट में चेंज आ जाए तो मेरे ऊपर रेट कौन सा लगेगा। टू पॉइंट ये ये आ गया। ये एक कॉन्सेप्ट है, जरा इसको हम देख लें कि चेंज इन टैक्स रेट्स जो है ये क्या चीज है। देखिएगा, अगर लॉ ये कहता है कि taxable supplies in Pakistan shall be charged to the tax at such rate as in force at the time of supply, टाइम ऑफ, ये एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो कहता है कि जब आपने सप्लाई दी वो जो महीना होगा उस महीने में या उस वक्त जो टैक्स लगा होगा वही हम कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर, एक होता है आपकी डीलिंग हो रही होती है, नेगोशिएशन होती है, एक वो डेट है। एक है जब आपने उसको एडवांस दिया, एक वो डेट है जब आपकी चीजें बन के तैयार अवेलेबल हो गई, एक वो डेट है जब आपने एक्चुअली उसको डिलीवर कर दिया। तो सवाल ये है कि जब आप नेगोशिएशन में थे उस वक्त रेट और था, एडवांस के टाइम और था, अवेलेबल पे और था, डिलीवरी के टाइम और था, तो मुझे कौन सी डेट जो है वो देखनी पड़ेगी।
वो हम जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो आ जाएगी। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, द टैक्स रेट शैल बी चार्ज विच वर इन फोर्स। इन फोर्स का मतलब होता है लागू होना। ये लॉ का लफ्ज है इन फोर्स, ताकत में। यानी जो रेट जिस दिन आपकी टाइम ऑफ सप्लाई में आ गए, उस दिन जो रेट था वही आपके ऊपर लगेगा। क्योंकि अभी जो हमारा 17% से 18% आया है ना, तो एक ही महीने के अंदर पहले 15 दिनों में ये रेट 17% था, बाद में क्या हो गया, 18% हो गया। तो उसके लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई को देखना पड़ेगा कि मैं किस में फॉल कर रहा था, क्या मैं 17% में था या 18% में था, उसके अकॉर्डिंगली मेरे ऊपर टैक्स रेट लगेगा। इस ओके। अब आती है, ये तो थी लोकल सप्लाई, आगे आती है इंपोर्ट। ये इंपोर्ट की बात की जाए, अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो फिर टैक्स कौन सा लगेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड शैल बी चार्ज एट सच रेट as in force at the time the declaration is presented। ये जो इंपोर्टर होता है ना, इंपोर्टर, वो जब कंटेनर को क्लियर करवाने के लिए जाता है तो वो अपनी गुड्स डेक्लेरेशन जीडी प्रेजेंट करता है। क्या बोलते हैं, जीडी। वो जाता है और कहता है साहब मेरे इस कंटेनर के अंदर इतने बिस्किट्स हैं, इतनी टॉफियां हैं, इतनी शैम्पू हैं, ये चीजें मैंने मंगवाई है। उसको क्या बोलते हैं। तो क्या लॉ कह रहा है कि जब इंपोर्टर अपना बिल गुड्स डेक्लरेशन देगा, इसका दूसरा नाम बिल ऑफ एंट्री भी होता है, बीई बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री। तो कस्टम वाले कहेंगे हाँ भी लाओ कंटेनर जी, वो कंटेनर आ गया, वो खड़ा है फला पोर्ट पे खड़ा है, ठीक है लाओ। तो मैं अपना बिल ऑफ एंट्री दूंगा। उस दिन जब मैंने प्रेजेंट किया, देखा जाएगा कि आज का क्या रेट है। अगर आज 17% है तो 17, 18 है तो। अब देखे ना, ये शैम्पू 2013 में लगी, जिस दिन वो 25% रेट लगा, अगर तो किसी शख्स ने अपनी गुड्स डेक्लेरेशन बिल ऑफ एंट्री उससे एक दिन पहले जमा करवा दिया, तो उसकी तो बड़ी मौज हो गई ना। तो उसको 7% सेल टैक्स कम लगा। ये 7%, 1% बहुत ज्यादा होता है, ये 7% तो बहुत बड़ी अमाउंट है, अरबों में बाज़ का चली जाती। तो उसको कितना लगेगा। तो जिसने अपना बिल ऑफ एंट्री उस दिन दिया जिस दिन ये टैक्स लग चुका था, तो उसको क्या होगा। मैंने अपनी जो गाड़ी खरीदी थी उस वक्त एक दिन से मेरी इनवाइस बनी 30 जून की। उस दिन एफईडी थी 5%। और जब ये 1 जुलाई को एफईडी का रेट उन्होंने दे दिया हुआ था 2%, मुझे 98,000 का नुकसान हुआ था। ये 3% से। उस उल्लू के पट्टे को मैंने कहा था कि इनवाइस मेरी डिले कर दो, एक दिन से। उसने कहा नहीं जी, मैं इसी डेट पे ही बनाऊंगा। बहरहाल, तो मैंने मकसद कहने का है कि इतना नुकसान होता है एक एक पर्सन के ऊपर। तो ये है वेदर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस, राइट। होम कंजम्पशन ये डायरेक्ट आपको वहां मिलेगी। होम कंजम्पशन डजंट मीन कि मैंने घर में इस्तेमाल करनी है, कहा जाए कारोबार के लिए, इसको टेक्निकली कहते हैं होम कंजम्पशन। क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस, ये माल बाज का वेयर हाउस में चला जाता है, जो मुझे इसकी समझ आ रही है। एज द केस में भी समझ आ गई, एज द केस है। लेकिन ये बात याद रखें, इससे पहले मैनिफेस्ट आ चुका होता है। मैनिफेस्ट ये कौन देता है, वो जो शिप ओनर होता है ना, वो देता है। मैनिफेस्ट जो होता है ये पूरी शिप का होता है, बी कंटेनर का होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैनिफेस्ट किसका होता है, शिप का। ये देखें, मैं आपको शिप दिखाता हूं। ये कौन सी शिप आ गई, ये तो क्रूज आ गए सारे। शिप ऑन पोर्ट, ये वाली। ये जो ये जो है ना पूरा कंटेनर, इस पूरी शिप के हर हर कंटेनर की जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको मैनिफेस्ट कहते हैं। ये कौन देता है, जो शिप ओनर होता है वो आता है, पाकिस्तान आएगा और सबसे पहले मैनिफेस्ट दे देगा। जनाब मेरे पास 120 कंटेनर है, ए कंटेनर मिस्टर ए का है, बी बी का है, सी सी का, इन सब के ये कंटेनर्स हैं।
ठीक हो गया। अब देखिएगा, लॉ कहता है कि जी वेयर गुड्स डेक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ द अराइवल ऑफ द कन्वेंस, जहाज या शिप आने से पहले ही मैं अपना बिल ले गया। मुझे डर पड़ गया कि यार लॉ ने लिखा हुआ है कि जब भी तुम लेके आओ उस दिन का रेट लगा देंगे, तो 5 दिन बाद तो लग रहा है 25%, तो मैं पहले ही लेके चला गया कि ये जी मेरी आ गई है, मेरी शिप कहाँ है, वो जी अभी रास्ते में है, कब पहुंचेगी, 2 दिन बाद आएगी। तो डिपार्टमेंट कहते हैं एड्डा तू सियाना। वो क्या करेंगे, द टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस इज डिलीवर्ड। कहेंगे नहीं, अभी उसको हाँ। आने दो, जब वो आएगा फिर तुम्हें रेट लगेगा। समझ आ गई? आगे, जब आपको रेट लग जाए तो फिर आपको 7 दिन का चालान मिल जाता है। मिसाल है कि आज अगर 25 है, 4/25, 25/25 हो गई ना, 4/25/25 है, आज डेट भी बड़ी जबरदस्त हो गई। तो आज का दिन निकाल के वो 7 दिन की एक्सपायरी डाल देंगे उसके ऊपर। अब रेट चेंज भी हो जाए तो आपको टैक्स में चेंज है, वंस यू हैव रिसीव्ड द चालान यू हैव टू पे दैट। लेकिन अगर आपने उसको 7 दिन के अंदर नहीं किया, 8वां दिन आ गया, वो चालान एक्सपायर हो गया, तो फिर जो नया रेट है वो आपके ऊपर लगेगा। इन केस ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस, इफ द टैक्स इज नॉट पेड विद इन 7 days ऑफ प्रेजेंटिंग द डिक्लेरेशन, द टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट इन फोर्स एट द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ये होगा, समझ आई? लोकल में क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपको वही रेट लगेगा। इंपोर्ट के टाइम के ऊपर जब आप बीई प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले प्रेजेंट कर दी तो फिर मैनिफेस्ट का इंतजार किया जाएगा, और जब आपको चालान मिल जाएगा उसके विद इन 7 days आपने पेमेंट करनी है। राइट, ये है जी आज का हमारा। और इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ के मेरा बेटा थर्ड शेड्यूल की आइटम्स को याद करना है। कल हमारा एक बहुत ही जबरदस्त काम होने जा रहा है, और वो क्या है, ये कर लिया था सारा हमने, जीरो रेटेड गुड्स का थर्ड शेड्यूल भी हो गया। ये वाला ये क्लाइमेक्स है इसका। वो जो आपने सवाल किया था सर कब हमें, वो हालात बताएं कि कब हमें इनपुट की इजाजत नहीं होगी, ना रिफंड मिलेगा ना एडजस्टमेंट मिलेगी। कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। डोंट लूज योर क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।